नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जाति नहीं है, हिंदू एक हैं। अब ऐसी बात करके वोट मांगने वालों के लिए ये खबर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव ने बता दिया है कि छुआछूत और ऊंच नीच की पुरानी प्रथाएं अभी भी जिंदा हैं, जो अब भी दलित परिवारों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। ताजा मामला सटई थाने के अतरार गांव का है, जहां एक दलित व्यक्ति ने हनुमान मंदिर में पुजारी के माध्यम से प्रसाद चढ़वाया और फिर उसे गांव के कुछ लोगों में बांट दिया। इसके बाद गांव के सरपंच संतोष तिवारी ने इस बात का पता चलते ही दलित परिवार और प्रसाद खाने वाले 5 लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मामले में गांव वालों का आरोप है कि सरपंच के आदेश के बाद उन्हें किसी भी सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी, 13वीं या चौक में बुलाया नहीं जा रहा है। इससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित दलित परिवार ने इस मामले की शिकायत एसपी से की है और उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सवाल छुआछूत करने वालों के लिए है कि अगर मंदिर का प्रसाद भगवान का प्रसाद है, तो अगर दलित ने मंदिर का प्रसाद दिया तो क्या वो भगवान का नहीं रहा? अगर दलित के छूने से पानी पीने लायक नहीं रहता तो मंदिर का प्रसाद भगवान का नहीं रहता? तो क्या जिस हवा से सांस लेते हो उसको भी लेना बंद कर दोगे? मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि देवास जिले के हाथलोई पंचायत की एक दलित महिला सरपंच को बीजेपी के नेताओं द्वारा मंदिर में दर्शन करने से रोका गया। ये घटना एक बार फिर समाज में जातिवाद और असमानता की कड़ी को उजागर करती है। जैसे ही बात महिला सरपंच ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को बताई, पटवारी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए महिला को अपने साथ लेकर मंदिर गए और वहां दर्शन कराए। ये घटना देवास जिले के एक मंदिर की है, जहां स्थानीय बीजेपी के कुछ नेता और समर्थक दलित महिला सरपंच को मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे थे। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, इस देश में हर नागरिक को समान अधिकार है। किसी भी धर्म स्थल पर किसी को भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए हमें निरंतर आवाज उठानी होगी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है कि हमें जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। सवाल यह है कि बटेंगे तो कटेंगे कथित ऊपर कास्ट के लोग कहते हैं और बांटने का काम भी वही करते हैं। क्या गुलाम बनकर एकजुटता दिखाई जाए? बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को फिर घेरा है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी कहें कि केजरीवाल फ्री बिजली फ्री पानी दे रहा है, हम भी फ्री बिजली फ्री पानी जारी रखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम दिल्ली की सारी जनता से पूछेंगे कि उन्हें मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि नहीं। जो भी मोहल्ला क्लिनिक चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दो, और जो चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए जाएं वो बीजेपी को वोट दो। बीजेपी पर तंज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी जी रेडियो पर आकर बोलें कि जो केजरीवाल फ्री बस सेवा देता है वो हम जारी रखेंगे। जब केजरीवाल का सारा काम करना है तो केजरीवाल के काम के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? अरविंद केजरीवाल के मुताबिक पूरे संकल्प पत्र में एक भी लाइन कानून व्यवस्था को लेकर नहीं लिखी गई। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी जनता को फ्री देने की बात कही गई है, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुफ्त में चीजें देने के लिए उनकी आलोचना करना गलत था। विपक्षी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने बार बार कहा है कि केजरीवाल मुफ्त में चीजें देते हैं, लेकिन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है कि वो भी दिल्ली के लोगों को मुफ्त में चीजें देंगे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घोषणा पत्र को आम आदमी पार्टी की नकल बताया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि केजरीवाल पत्र है कि दिल्ली में केजरीवाल की सभी योजनाओं को जारी रखेंगे। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल वाले सारे काम करने के लिए बीजेपी को वोट दो। केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल वाले सारे काम तो केजरीवाल ही ज्यादा अच्छे करेगा, फिर कोई बीजेपी को वोट क्यों देगा? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी किया। भाजपा अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। जेपी नड्डा ने कहा कि अभी की सरकार जो जन कल्याण की योजनाएं चला रही है उसे हमारी सरकार बनने पर जारी रखा जाएगा। जेपी नड्डा ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। वहीं होली और दिवाली के मौके पर एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा जेपी नड्डा ने कहा कि एलपीजी पर 500 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो गर्भवती महिलाओं को सरकार की ओर से 21,000 रुपए और न्यूट्रिशनल पैक भी दिया जाएगा।
इसके अलावा जेपी नड्डा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो आयुष्मान भारत योजना को भी दिल्ली में लागू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए की एडिशनल स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ के नागरिकों को दी जाएगी। बता दें, बीजेपी ने महिलाओं के लिए खुलकर योजनाओं का वादा किया है और अभी एक सर्वे के मुताबिक अगर बीजेपी महिलाओं के लिए अच्छी स्कीम का वादा करती है और जनता को समझाने में कामयाब होती है तो आम आदमी पार्टी पिछड़ भी सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी क्या इन योजनाओं पर लोगों को भरोसे में ले पाएगी। दूसरा, टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे के मुताबिक अगर कांग्रेस का रेवड़ी कार्ड जनता में ज्यादा प्रचारित होता है तो आपको हार सकती है और भाजपा की जीत की संभावना बढ़ सकती है। इस परिस्थिति में आपको 27 से 33 सीटें, भाजपा को 37 से 41 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के हाथ में भी कुछ जा सकता है। बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनने पर अटल कैंटीन चलाने की घोषणा की। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम 5 रुपए में लोगों को मुफ्त भरपेट भोजन खिलाएंगे। कैंटीन का नाम अटल कैंटीन होगा और झुग्गियों के आसपास से खोला जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा वादा निभाने का ट्रैक रिकॉर्ड 99% रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2014 में 500 वादे किए थे जिसमें से 499 वादे पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा यह दिल्ली के विकसित होने की नींव का संकल्प पत्र है। जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने पर वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो में छात्रों को रियायत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली के छात्र स्कूल और कॉलेज जाने के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% की रियायतें देने का प्रस्ताव रखता हूं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के 50-50 सहयोग की परियोजना है, इसलिए इस पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा वहन करें। उन्होंने इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वो छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह मुफ्त करने की योजना बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने की उम्मीद जताई। बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी करीब 2 हफ्ते में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 दर्जन सीटों पर करीब 18 सीटों पर राहुल गांधी की पदयात्रा की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं 5 बड़े वादों वाले गारंटी कार्ड की 25 लाख कॉपी बांटने की तैयारी चल रही है। इन 18 विधानसभा सीटों को कवर करने की संभावना है जहां कांग्रेस ने प्रभावशाली नेताओं को टिकट दिया है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। कांग्रेस अपनी बात को घर घर तक पहुंचाने वाली है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार देर रात एम्स पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के आसपास सड़कों, फुटपाथों और सबवे पर ठहरे मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। अव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी नाराज हो गए और उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से वीडियो और फोटो पोस्ट कर लिखा गया है कि इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता ये आज दिल्ली एम्स की सच्चाई है। हालात ये हैं कि अपनों की बीमारी का बोझ लिए दूर दराज से आए लोग इस ठिठुरती सर्दी में फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इलाज का इंतजार करते हुए उन मरीजों से मुलाकात की, उनसे बात की और उनकी समस्याएं सुनी, परेशानियां सुनी। कांग्रेस ने आगे कहा, दूर दराज से इलाज के लिए आए लोग यहाँ सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। मोदी सरकार और दिल्ली की सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ रखा है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा है। राहुल गांधी शनिवार को पटना जा रहे हैं। वो बापू सभागार में सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। फिर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के आगमन को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम को सजाया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बताया कि राहुल गांधी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जीत का मंत्र देंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत में शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए, लेकिन पटना प्रशासन ने कांग्रेस के कई पोस्टर हटा दिए। पटना प्रशासन का कहना है कि पोस्टर अवैध रूप से लगाए गए थे। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार राजनीतिक बदला ले रही है। बता दें, बिहार में इस साल चुनाव हैं, राजनीतिक सरगर्मी अभी से बढ़ी हुई है। बिहार में इस बार राजनीति में कुछ बदला सा रूप है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं, लेकिन इनके ऊपर बीजेपी को भी भरोसा नहीं है। बीजेपी बड़ा भाई बनना चाहेगी और नीतीश को छोटा बनाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की दावेदारी को
लेकर इंडिया में खटपट की नौबत आ गई है। शुरुआत हम सेक्युलर के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की डिमांड से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 20 सीटें चाहिए, हमारे कार्यकर्ता तो 40 सीट चाहते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी की इस डिमांड पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई। अब ऐसे में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर खलबली मची हुई है। दरअसल इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से जो जवाब आज दिया गया, उससे ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तालमेल में बहुत कमी है। मोदी लगातार जजों को तोहफा दिए जा रहे हैं, लेकिन उन जजों को जिन्होंने मोदी को और बीजेपी को जज नहीं किया और मोदी को उनके फैसले पसंद आए। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण मिश्रा को फिर से तोहफा दिया गया है। उनको अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने लोकपाल नियुक्त किया है। वो इसके अलावा नैतिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते नजर आएंगे। बता दें, अमित शाह के बेटे और अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने जब पिछले साल दिसंबर में बीसीसीआई का सचिव पद छोड़ा था, ऐसे में बीते रविवार बोर्ड ने स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में नए नाम डिसाइड किए गए हैं। बता दें, इससे पहले अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। मालूम हो कि अरुण मिश्रा जब सुप्रीम कोर्ट में जज थे, तभी उन्होंने पीएम मोदी की एक मंच से तारीफ के पुलंदे बांध दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो पीएम मोदी को बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति मानते हैं, जो वैश्विक सोच रखते हैं और स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। तो ये बात साधारण नहीं लगती है। उन्होंने पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय दूरदर्शी व्यक्ति कहा था। बता दें, साल 2019 में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने सीजेआई रंजन गोगोई को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि अडानी समूह से जुड़े मामले जस्टिस अरुण मिश्रा की अदालत में क्यों लिस्ट किए जा रहे हैं। वहीं जस्टिस मिश्रा ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मामले में आदेश दिया था कि शिवलिंग पर शुद्ध दूध चढ़ाया जाए। मंदिर कमेटी से कहा गया कि वो भक्तों के लिए शुद्ध दूध का इंतजाम करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अशुद्ध दूध शिवलिंग पर ना चढ़ाए। अब उनको बीसीसीआई का लोकपाल बनाया गया है। मालूम हो कि बीसीसीआई क्रिकेट में सबसे अमीर बोर्ड है। पहले जय शाह इसके सचिव थे और अब वो आईसीसी के चेयरमैन हैं। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुसलमानों को कठमुल्ला और बहुत कुछ कहने वाले जस्टिस शेखर यादव अपने बयान पर कायम है। ये बात उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखकर कही है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी टिप्पणी पर कायम हैं। उनकी टिप्पणी न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। बता दें, सीजेआई खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली से लेटेस्ट अपडेट मांगी थी। इसके बाद जस्टिस भंसाली ने जस्टिस यादव से कॉलेजियम से मुलाकात के बाद इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद उन्होंने लेटर लिखकर जवाब दिया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। सूत्रों के अनुसार जस्टिस यादव ने अपने जवाब में दावा दिया कि उनके भाषण को निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस यूक्रेन जंग में भारतीय नागरिकों की मौत और लापता लोगों के बारे में बयान देते हुए कहा है कि रूसी सेना में काम कर रहे 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विनील बाबू की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा दूतावास रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में है ताकि उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक और घायल व्यक्ति हैं जिनका इलाज मॉस्को में चल रहा है। उम्मीद है कि इलाज पूरा होने के बाद वो जल्द ही भारत लौट आएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज तक 126 मामले सामने आए हैं। इन 126 मामलों में से 96 लोग भारत लौट आए हैं और उन्हें रूसी सेना से छुट्टी दे दी गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना में 18 भारतीय नागरिक बचे हैं और उनमें से 16 लोगों का कोई अता पता नहीं है। रूसी पक्ष ने उन्हें लापता बताया है। बयान में आगे कहा गया है कि हमें बचे हुए लोगों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा और बांग्लादेश के साथ रिश्ते पर बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा के अंदर कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। हम लोग उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत और कनाडा के बीच बड़े गहरे रिश्ते हैं और हमारी आशा है कि इस साझेदारी को हम फिर से मजबूत करें। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के साथ रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि हमने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। हमने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को तलब किया और सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। हम बांग्लादेश के साथ मिलकर सीमा पर अपराध, तस्करी और मानव तस्करी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में हिरासत में लिए गए संदिग्ध को कुछ घंटे बाद ही रिहा कर दिया गया। पूछताछ के लिए संदिग्ध को शुक्रवार सुबह बांद्रा पुलिस थाने लाया गया। हालांकि पुलिस ने कहा कि पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस थाने लाए गए व्यक्ति का सैफ अली खान पर हमले के मामले में कोई संबंध नहीं है।
सैफ अली खान पर हमले के मामले में अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। अभिनेता पर हमले के बाद से ही हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस अभियान चला रही है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर बुधवार देर रात उनके घर में घुसे एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद मुंबई सरकार पर, वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर विपक्षी दलों के नेता लगातार हमले कर रहे हैं। सैफ पर हुए हमले पर एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया सुले ने कहा कि सैफ अली खान पर हुआ हमला बहुत चिंताजनक है, उनका परिवार बहुत घबराया हुआ है। उन्होंने कहा कि सैफ अली खान जी ने अपने बच्चे को बचाने के प्रयास किया, जिसमें वो घायल हुए, अभी अस्पताल में हैं और सुरक्षित हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरी मुंबई के पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, वहां की स्थानीय पुलिस से भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से वहां पर पुलिस मौजूद है, इस घटना में जो भी शामिल है उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फर्जी आंकड़े पेश करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, यहाँ तक कि कई ट्रेनें खाली जा रही हैं, लेकिन सरकार इन्हें भरा हुआ दिखा रही है। अखिलेश ने दावा किया कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेनें भी खाली जा रही हैं, जिससे सरकार की भरोसेमंदी पर सवाल खड़े होते हैं। महाकुंभ के अलावा अखिलेश यादव ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया है। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी के समय दावा किया गया था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ गया। इसके बाद जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। उन्होंने कानपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के व्यापारी अब शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया। पुरस्कार मिलने के बाद न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए मनु भाकर ने कहा कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाना मेरे लिए इस सम्मान की बात है। उन्होंने आगे कहा कि इससे मुझे भविष्य में और ज्यादा मेहनत करने और देश के लिए और ज्यादा मेडल जीतने की प्रेरणा मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शुक्रवार को अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया। इसमें पीटीआई संस्थापक को 14 साल और उनकी पत्नी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल के एक अस्थायी कोर्ट रूम में फैसले की घोषणा की। ये फैसला इससे पहले 3 बार टल चुका था। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक बुधवार रात को युद्ध विराम समझौते के ऐलान के बाद से इजरायली हमलों में गजा पट्टी में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। प्रवक्ता महमूद बसल ने बताया कि 27 बच्चों और 31 महिलाओं सहित 101 लोग मारे गए हैं और 264 से ज्यादा घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि कल रात उत्तरी गजा के अल जुर्र इलाके में एक घर पर इजरायली हमले में 9 लोग मारे गए और कल मध्य गजा में एक घर पर इजरायली हमले में 5 और लोग मारे गए। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक शुक्रवार सुबह भी गजा पट्टी के कई इलाकों में बमबारी जारी रही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।